ठंड में गरीब का घर। नहीं नहीं वसूली भाई, मुझ गरीब पर ऐसा गजब ना ढाओ। पहले ही पति को खो चुकी हूँ, मुझ पर तरस खाओ। ये छत तो मुझसे ना छीनो। अरे बंद करो ये रोना पीटना। तू चाहे जितने टेसुए बहा ले, लेकिन अब वसूली तुझे यहाँ क्षण भर भी नहीं टिकने देगा। चल फूट यहाँ से। वह मजबूर माँ वसूली के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, मगर अफसोस कि उसका मन नहीं पसीजा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब मेरे मुस्तंडे तुझे तेरे नाली के कीड़ों के साथ घसीटते हुए घर से बाहर निकालेंगे। नहीं, मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी। बस मुझ गरीब को अपने सामान की गठरी बांध लेने दो। तू यहाँ से कुछ नहीं लेकर जा सकती। पिछले 3 महीने से झुग्गी का भाड़ा नहीं भरा। अब इस घर का एक एक सामान बेचकर वसूली अपने पैसे वसूलेगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कितने जतन से मुझ गरीब ने एक एक सामान बटोरा था। देख, चुपचाप शराफत से चली जा, वरना वसूली जिसे नजर पर चढ़ा लेता है उसे छोड़ता नहीं। इसलिए झिक मत कर। इस तरह एक बार फिर ठंड में एक गरीब परिवार पर बेघरता की बिजली टूट पड़ती है। मनोरमा अपने दोनों बच्चों के साथ सड़क पर चल रही है। सर्द हवाएं उन तीनों से टकरा रही हैं, जिससे दोनों बच्चों के रोए सिहर उठे। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, सांस नहीं ली जा रही है। लगता है ठंड के मारे बबलू की नाक जम गई। मुझे जल्दी से जल्दी इस ठंड से छुपने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। चलो बच्चों, हमें थोड़ी दूर और चलना होगा। अपनी गरीब माँ की कही सुनकर बबलू गुड्डी जल्दी जल्दी पैर बढ़ाने लगते हैं। जहाँ फुटपाथ पर पड़े एक मैले फटे चादर को देखकर उस गरीब माँ की आंखें चमक उठती हैं। आओ बच्चों, अपनी माँ की गोदी में छिप जाओ। माँ, ये चादर तो बहुत पतली है और ये फटी हुई है, हवा भी अंदर घुस रही है। लगता है आज हम तीनों इस ठंड में ठिठुरते हुए मर जाएंगे। मेरे बच्चों की हालत तो बिगड़ती ही जा रही है। ये सर्द भरी हवा थमने का नाम नहीं ले रही, क्या करूं? मनोरमा अपने दोनों बच्चों को चादर में लपेटकर खुद ठंड में ठिठुरते हुए उनके हाथ पांव मलने लगती है, जिससे बच्चों के शरीर में गर्माहट आ जाती है और वह अपनी गरीब माँ की गोदी में सर रखकर सो जाते हैं। तभी अचानक एक जालिम पुलिस वाला गरीब लाचार मनोरमा पर लाठी बरसाने लगता है। माँ! अरे साहब, मुझ गरीब ने क्या आपके खेत काट लिए जो आप मुझ पर ऐसे जुल्म ढा रहे हैं? साली ससुरी, ये फुटपाथ क्या तेरे बाप का है जो यहाँ आकर जम गई है? हमारी माँ को मत मारो पुलिस अंकल, हमारा घर छूट गया है। हाँ, हमारे पास ठंड से बचने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। अरे तो क्या रास्ते सड़क को ही अपना घर समझोगे? ज्यादा चापलूसी की ना तो अंदर कर दूंगा, फिर पीसते रहना जेल की चक्की। यही सही साहब, कम से कम ठंड में दर दर की ठोकर तो ना खानी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए उस गरीब माँ का दुख उसकी आंखों से छलक जाता है, मगर इतने पर भी उस निर्दयी पुलिस वाले का मन नहीं पसीजता। तो फिर शुरू हो गई अपनी लाचारी का ढोंग लेकर। लगता है एक लाठी खाकर तुझे सबक नहीं मिला। चल भाग यहाँ से, वरना मार मार कर हाथ पांव की हड्डियां तोड़ दूंगा। पुलिस वाला अपनी वर्दी की रौब जड़कर उन्हें वहां से भगा देता है। तभी एक गाड़ी गली सड़कों पर गुजरते हुए अनाउंसमेंट करती है। सुनो सुनो सुनो, मौसम विभाग ने जारी किया है कि अगले कुछ ही देर में बड़ी बर्फबारी होने वाली है। सभी अपने अपने घरों में बने रहें। सुनो सुनो सुनो। माँ, सुना आपने बर्फ की बारिश होने वाली है, पर हमारे पास तो घर भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा माँ? गुड्डी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी आसमान से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं, जिससे सारी सड़क बर्फ से भर जाती है। बेचारी गरीब माँ अपने दोनों बच्चों के साथ ठंड में ठिठुरते हुए सुबह से शाम के ढलते सूरज तक सर छुपाने का ठिकाना ढूंढती है। हे भगवान, अंधेरा घिरने वाला है मगर अब तक घर नहीं मिला। हालातों से हारी गरीब मनोरमा ठंड में जूझते हुए चलती जा रही थी। तभी उसके कदम बिछे हुए पाइपलाइन के पास रुक जाते हैं। चलो बच्चों, इस पाइपलाइन के अंदर चलते हैं। समझ लो अब से यही हम गरीबों के लिए ठंड से बचाव का ठिकाना है। उस कड़ाके की ठंड में वह पाइपलाइन ही उस गरीब परिवार का घर बन गया था, जहां वह सभी हाथ पांव सिकुड़कर सो जाते हैं। तभी भोर की लाली छाते ही दोनों बच्चे भूख से ललक पड़ते हैं। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे गुड्डी, माँ के पास एक पैसा नहीं, बिना पैसे के माँ कहाँ से खाना खरीदेगी? मगर मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। माँ, हम यहाँ क्यों हैं? चलो ना घर चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है और खाने को भी कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों की बढ़ती भूख देख मनोरमा गुड्डी का सर सहलाकर कहती है। गुड्डी, बबलू,
तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं कुछ करती हूँ। मनोरमा अपने गरीब बच्चों की भूख मिटाने के लिए खाने की खोज में निकल जाती है, मगर ठंड के कोहरे के कारण उसे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी आंख एक खाने के ठेले पर गड़ जाती है। अरे भाई साहब, मुझे मजबूर माँ की मदद करो। मेरे बदनसीब बच्चे उस पाइपलाइन के भीतर ठंड में ठिठुर रहे हैं, वो बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। मगर बहन, अभी तो बस मैंने बिरयानी बनाने का प्याज भाजी ही काटा है, बनने में घंटा 2 घंटा लगेगा। इतनी देरी देखकर मनोरमा पतीले में झांक कर कहती है, भाई साहब इस पतीले में क्या है? इसके भीतर कल का बासी बिरयानी पड़ा है। मुझे एक डोंगे में वही दे दीजिए। खा पाएंगे तुम्हारे बच्चे ये बासी खाना? भूख में तो जो रूखा सूखा भी अमृत होता है, कम से कम इस खाने के कौर से मेरे बच्चे उस ठंड के कोहराम में जिंदा तो रहेंगे। गरीब मनोरमा पतीले का बासी खाना खुरच कर डोंगे में काढ़ कर पाइपलाइन की तैयार चल पड़ती है, जहां उसके भूखे बच्चे ललचाए आंखों से खाने पर झपट पड़ते हैं। ये खाना मैं खाऊंगी बबलू, इसे छोड़ दे। नहीं, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। अरे तुम दोनों भाई बहन ऐसे खाने के पीछे झगड़ो मत, जो है इसे मिल बांट कर खा लो। बड़ी मिन्नत के बाद तुम्हारी माँ को ये खाना मिला है, तुम दोनों को इसकी कीमत समझनी होगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर दोनों बच्चे आपस में मिलकर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। ये ले गुड्डी, अपने भाई के हाथों से खाना खा ले, पता नहीं इस ठंड में हमें इसके बाद खाने को कुछ मिले ना मिले। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं, जिसके साथ ठंड की गर्दिश उन गरीबों के घर को पूरी तरह घर लेती है। सवेरे पाइपलाइन पर बर्फ की पपड़ी चढ़ जाती है। मनोरमा बगैर अपनी परवाह किए अपने बच्चों को अपने आंचल को उड़ाकर खुद सारी रात ठंड में कांपती हुई बेहोश हो जाती है। तभी बबलू रोते हुए पाइपलाइन से कुछ दूर जा पहुंचता है, जहां खुदाई का काम चल रहा था। अंकल मेरी मदद करो, मेरी माँ वहाँ पाइपलाइन में बेहोश पड़ी है, वो जाग ही नहीं रही है। मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। राजेश बिना देरी किए मनोरमा को अस्पताल में भर्ती करता है। होश में आने के बाद मनोरमा अपने बेघर होने की बात बताती है। अपने आंसू पोंछ लो मनोरमा, ये विधाता अगर कहर ढाता है तो उठाता भी वही है। वैसे मुझे खुदाई के काम के लिए मजदूरों की जरूरत थी, अब तुम वहां काम कर लेना। बदले में सरकार ने उन मजदूरों को ठहरने के लिए घर भी दिया हुआ है, घर के लिए ठहराव भी है। आखिर में ठंड में दर दर की ठोकर खाने के एक वक्त बाद मनोरमा के उखड़े कदमों को ठहराव मिल जाता है, जिसके बाद मनोरमा मगन होकर मेहनत करती है, जिसे ठंड में छीनी हुई छत उन्हें फिर से मिल जाती है। सौतेली सास और गर्भवती बहू की ठंड। वसुधा के जीवन में कुछ महीने पहले ही खुशियों ने दस्तक दी थी, जब उसकी शादी हरि से हुई थी। हरि बहुत ही मर्म दिल का इंसान था, मगर उसके जीवन में उस रोज अंधेर हो गया जब हरि एक हादसे में चला गया। हरि उठो, तुम मुझे यूं बीच मझधार में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, ये कैसा अंधेर कर दिया तूने मेरी जिंदगी पर। अरे बंद कर ये नाटकबाजी नास पीटी, एक तो मेरे बेटे को खा गई, अब झूठा दिखावा करती है। अरे भले मैंने उसे कोख से ना जना था, मगर जान बसती थी इस माँ की उसके बेटे में। इस पल तू मुझे फूटी आंख भी नहीं सुहारी, निकल जा मेरे घर से। कल्याणी अपने बेटे के मौत का कसूरवार वसुधा को ठहराती हुई उसे घसीटती हुई आंगन के बाहर निकालने लगती है। हालातों की मारी बेबस बहू बस बिलखे जा रही थी। माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। इस घर के हर कोने में हरि की यादें बिखरी हुई हैं। एक लड़की की डोली उसके मायके की दहलीज से उठती है और अर्थी ससुराल से। तो ठीक है, मैं तेरा ये शौक अभी पूरा कर देती हूँ, तू भी मर जा। कल्याणी की लाल आंखों में जैसे अपनी बहू की मौत देखने की आग धधक रही थी। ताव में आकर उसने वसुधा की गर्दन धर दबोची। बहू क्षण भर के भीतर ही बेहोश हो गई। तभी गांव में रहने वाली मनोरमा बेचारी बहू को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ी। अरे कल्याणी, बौरा गई हो क्या? अरे मार ही डालोगी क्या बेचारी को? मनोरमा जल्दी से वसुधा की नब्ज जांच कर बोलती है। अरे कल्याणी, माता मनाना छोड़ और खील बताशे बांट। 2 माह से गर्भवती है तेरी बहू। अरे चुप कर मर जानी, खील बताशे खिलाने से भला मैं से मौत की नींद सुला दूं। सौतेली सास की ये बात सुनकर पूरा गांव गढ़ गुस्से में कल्याणी पर चढ़ बैठता है और सरपंच दीनानाथ कहते हैं, कान खोल कर सुन लो कल्याणी,
अगर तुम्हारी गर्भवती बहू की जान गई तो जेल की हवा खाने को तैयार रहना। इस बात को गांठ बांध लो। ऐसा कहकर सभी वहां से चले जाते हैं, मगर सास का सौतेलापन कहाँ मिटने वाला था। उस रात सास खुद से बातें करती हुई कहती है, मैंने तो सोचा था कि हरी को रास्ते से हटाने के बाद मेरी ये सौतेली बहू खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी, मगर ये तो चुंबक की तरह चिपक बैठी है। इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए इतने पापड़ बेले हैं मैंने। अगर मैं अपने सौतेले बेटे को रास्ते से हटा सकती हूँ तो उसके वारिस को भी मिट्टी में मिला दूंगी। अब ये जाड़े का महीना बनेगा मेरा हथियार। ये सौतेली सास बहू रानी को बर्फ की सिल्ली में जमा देगी। अगली सुबह पूरे गांव में ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं। सुबह के 5 बज रहे थे, तभी कल्याणी चटाई पर सो रही बहू के मुंह पर बाल्टी भर कर पानी डालती है। बहू बेचारी ठिठुरती हुई आंख खोलती हुई कहती है, माँ जी, ये कैसा कहर ढा रही हैं आप? चुप कर करमजली, खबरदार जो मुझसे जुबान लड़ाई तो जुबान खींच लूंगी। तुझे यही सिखाकर भेजा है तेरे बाप ने। गुड़ी बहू का एक भी लक्षण नहीं तुझमें। चल उठ और जल्दी से सारा काम खत्म कर। सास का उखड़ा स्वभाव देखकर गर्भवती बहू काम करने में जुट जाती है, मगर चाय बनाते वक्त उसे अचानक मितली आ जाती है और वह मुंह दबाकर सिंक की ओर जाती है। तभी सास किचन में आकर कुड़कुड़ाती हुई बेरहमी से बहू के बाल खींचती हुई कहती है, राम 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 बेड़ा गर्क हो, क्योरी मर जानी, बर्तन मांजने का सिंक तेरे रायता फैलाने के लिए बना है क्या? माँ जी, वो अचानक मन कच्चा हो गया और मितली आ गई। मैं अभी साफ कर देती हूँ। तेरी ये उलूल जुलूल हरकतें यूं ही बंद नहीं होने वाली। जा जाकर सर्दियों का हालचाल पूछ कर आ। ऐसा बोलकर कल्याणी कसाई की तरह अपनी गर्भवती बहू को घसीटती हुई घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी गर्भवती बहू सारा दिन ठंड में ठिठुरती है। कितनी ठंड है यहाँ पर, मुझे हर हाल में अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाना होगा। उस वक्त गर्भवती बहू की दशा किसी राहगीर गरीब से बिल्कुल अलग ना थी। उसके तन पर लिपटी सूती की सफेद साड़ी थी जिस पर बर्फ की बूंदें समाई जा रही थी। उसकी साड़ी बर्फ के पानी से बुरी तरह से भीग चुकी थी। सांझ ढल गई और रात का अंधेरा घिराया, मगर सौतेली सास का दिल कहाँ पसीजने वाला था। माँ जी, दरवाजा खोल दीजिए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। मुझ गर्भवती बहू पर तरस खाइए। जितना चिल्लाना है चिल्ला, मगर ये दरवाजा सुबह ही खुलेगा। जहाँ एक और सौतेली सास ठंड की रात रजाई में सुकून की नींद ले रही थी, वहीं बेचारी गर्भवती बहू ठंड का कहर काट रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह हर क्षण हाथ पांव मल रही थी ताकि थोड़ी गर्माहट मिले। जैसे तैसे सुबह हो गई और सास दरवाजा खोलकर तफरीबाजी करती हुई कहती है, क्यों बहू रानी, कैसी कटी ठंड की रात? बहू कमरे की ओर बढ़ने लगती है। तभी सास कहती है, अरे ओ करमजली, कहाँ जा रही है? ये कपड़े उठा और नदी पर जाकर धो के ला। मगर माँ जी, हमारे घर में तो पानी के लिए मोटर लगा हुआ है, फिर नदी पर क्यों जाना? अरे चुप कर, काम चोरी ना कर समझी। तेरी माँ ने तुझे सास से सवाल जवाब करना सिखाया है, और मोटर फूक गया है तो उसे ठीक तू कराएगी। चुपचाप कपड़े उठा और नदी पर जा, वरना उठा अपनी गठरी और पकड़ ले मायके की डगरी। सौतेली सास के मुंह से बेघर होने की बात सुनकर गर्भवती बहू अपने माथे पर भारी कपड़ों का बोझ लाद कर नदी पर आती है। नदी की ठंडी हवाओं ने घेर रखा था। कोहरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना तो वसुधा के पाँव में चप्पल थी, न तन पर कोई चादर। ए भगवान, ये नदी का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। इस पानी को छूने भर से ऐसा लग रहा है जैसे हाथ जम गया। मेरे बच्चे की हिफाजत तेरे हाथों में है, सृष्टि के रचयिता। जहाँ गांव का हर जन ठंड से बचाव के लिए अपने घरों में आग जलाकर बैठा था, वहीं कड़ाके की ठंड में वह गर्भवती बहू नदी पर कपड़े धो रही थी। कुछ देर के बाद बहू घर लौट आती है। समय बीतता जाता है, जिसके साथ बहू का पेट उभरने लगता है। अब सर्दियों का तापमान और भी बढ़ जाता है, जिसके साथ सास की साजिश भी और बढ़ती है। वसुधा, अरे ओ वसुधा, अरे ओ करमजली, कहाँ है? जी माँ जी, कहिए। हरे कान क्या कोल्हापुर में छोड़कर आई है? ये टोकरी उठा और जाकर जंगल से आग तापने के लिए लकड़ियाँ ले आ। माँ जी, बाहर का नजारा तो आप देख ही रही हैं। कोहरे की कितनी धुंध है, ऊपर से इतनी बर्फबारी भी हो रही है।
और हरी तो आपके लिए हीटर लाए थे, फिर आप मुझ पर जुल्म ढाने के लिए इतनी ठंड में बाहर क्यों भेज रही हैं? अरे मैं तेरी सास हूँ कि तू मेरी सास है? जाती है या बताऊं अभी? बेचारी गर्भवती बहू को कड़ाके की ठंड में जंगल जाने के सिवा कोई दूसरा राह नहीं बचता। ऐसे ही सास अपनी गर्भवती बहू के हर दिन को ठंड के कहर में बदल देती है। पता नहीं ये मर्जानी किस मिट्टी के बनी है जिस पर ठंड का कहर भी फीका पड़ रहा है। अब मुझे अपना आखिरी दाव चलना ही पड़ेगा। उस रोज बेतहाशा ठंड थी। पूस की पुरवाई बयार इस कदर बह रही थी जिसके प्रकोप से क्या जानवर बल्कि प्रकृति भी कांप उठी थी। अरे ओ बहू रानी, जल्दी से बाहर आ जा, आज तेरा नदी नहाने की रस्म है। दुखियारी गर्भवती बहू अपनी सास के साथ गंगा नदी पर नहाने आती है जो उनके गांव से बहती हुई गुजरती है। माँ जी, हम यहाँ नदी पर क्यों आए हैं? क्योंकि तुझे इस गंगा नदी में नहाना है। माँ जी, पानी तो बर्फ के जैसे ठंडा हुआ पड़ा है, इससे मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, गर्भवती बहू को गंगा नहाने से पुरुषार्थ बच्चा पैदा होता है। जा नदी में उतर जा। गर्भवती बहू ना चाहते हुए भी नदी में उतर जाती है। तभी सास का पांव पानी में फिसल जाता है और वह पानी के बहाव के साथ बहने लगती है। अरे बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ। अरे मोरी मैया। माँ जी, हाथ पांव चलाइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सास को हियो देती हुई गर्भवती बहू अपने अंदर पल रहे बच्चे की परवाह किए बगैर सास को बचाकर किनारे पर ले आती है। माँ जी, आप ठीक हैं? उस पल सौतेली सास का सर शर्म से झुक जाता है। शब्द भी उसका साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि उसने जिस बहू पर ठंड का कहर बरसाने में कोई कसर न छोड़ी थी, आज उसी गर्भवती बहू ने अपनी सौतेली सास को जीवन दान दिया था। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई।